अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास। चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, लेक्चर नंबर 3। इसमें आज हम बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ को पढ़ेंगे। सो बॉयल्स लॉ, इन 1662 रॉबर्ट बॉयल proposed gaseous law about the relationship of volume and pressure where temperature is kept constant। 1662 में रॉबर्ट बॉयल नामी शख्स ने गैसियस लॉ जो है वो पेश किए, जिसमें इसने रिलेशनशिप बताई वॉल्यूम और प्रेशर की जब टेम्परेचर जो था वो कांस्टेंट था। ठीक है, मतलब रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में गैस के बारे में एक लॉ पेश किया, जिसमें वॉल्यूम और प्रेशर के बारे में एक ताल्लुक बताया कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो वॉल्यूम और प्रेशर का क्या ताल्लुक होता है आपस में एक गैस के कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो स्टेटमेंट दी इसने, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस मतलब किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रेशर से जब जो टेम्परेचर हो वो कांस्टेंट हो। मतलब एक वेसल के अंदर जो वॉल्यूम होगा किसी गैस का वो उसके प्रेशर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और जब प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, इसी चीज को मैथमेटिकली इस तरह से लिखा गया कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ ऑफ द प्रेशर। मतलब वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर से। इस इक्वेशन को इस तरह लिखा जा सकता है कि V इज इक्वल्स टू K अपॉन P वेयर K इज कांस्टेंट। ठीक है, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट लेके आते हैं, और वो कांस्टेंट यहाँ पर K है। ठीक है जी, ओके। फिर इस इक्वेशन को अगर लिखा जाए तो इस तरह भी लिखा जा सकता है कि PV इज इक्वल्स टू K। ये P जो है यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू K दैट इज कांस्टेंट। तो फार्मूला क्या बनेगा इस लॉ का, किसी एक क्लोज कंटेनर में गैस के प्रेशर के लिए और उसके वॉल्यूम के लिए, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है, P1 हियर इनिशियल होगा, यहाँ पर मैं I लिख देता हूँ इसके लिए, और V1 भी है इनिशियल है। ठीक है, इसी तरह से P2 ये फाइनल है और ये V2 भी फाइनल है। ठीक है जी, इन दोनों को बराबर करेंगे। अच्छा, इसी फार्मूले के हिसाब से हमारे पास एक न्यूमेरिकल मौजूद है पेज नंबर 119 पे, सेक्शन सी के अंदर, सिंक टेक्स्ट बुक बोर्ड में। अ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 40.0 atm³ at STP when pressure is increased up to 3 atm of at unchanged temperature what would be final volume। तो कह रहा है कि एक गैस का जो इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम है, मतलब जो V1 है वो है 40 atm³, 40.0 atm³। ठीक है, ओके। एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अच्छा जी, STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 सेल्सियस और प्रेशर होता है 1 atm। तो यहाँ पर हम P1 क्या लेंगे, 1 atm लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, आगे कह रहा है व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, लेकिन जब प्रेशर को बढ़ाया गया अप टू 3 atm, जब प्रेशर को P2 को जो है वो 3 atm तक लेके गए, तो एट अनचेंज्ड टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को हमने छेड़ा ही नहीं, वही बात कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकल है तो टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट होगा। एट अनचेंज्ड टेम्परेचर व्हाट वुड बी फाइनल वॉल्यूम, तो V2 बताइए। ठीक है, आपको V1 दिया है, P1 दिया है, P2 दिया है, V2 आपको फाइंड करना है। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले आप फॉर्मूला यहाँ पर लिख लें, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। सही है, सॉल्यूशन किस तरह से होगा इसका, हम P1 दिया है तो P1 आप लिखिए 1 atm मल्टीप्लाई बाय V1 दिया हुआ है 40। ठीक है, इज इक्वल्स टू P2 आपको गिवन है, सही है, लेकिन हम क्या करेंगे V2 यहाँ रखेंगे और P2 जो है वो वैसे डिवाइड में जाएगा, 3 बचा यहाँ पर। सही है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 41 जार 40 एंड 40 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो समथिंग अबाउट 16.6 आंसर आना चाहिए। सही है, तो ये आंसर इसका आप जो इसे कैलकुलेट करें और उसे लिख दें, और जो आंसर आएगा उसमें आएगा DM³ में आएगा। ठीक है, ये हो गया इसका पहला न्यूमेरिकल। इसका एक और न्यूमेरिकल भी है, वो भी यहीं पर हम कर लेते हैं। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द 800 cm³ ऑफ अ गैस इज enclosed in a container। 800 cm³ गैस दी जा रही है और कंटेनर जो है वो
क्लोज है, बंद है। अंडर अ प्रेशर ऑफ 750 mm, और जो प्रेशर दिया गया है वो है 750 मिलीमीटर। इफ द वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड, अगर वॉल्यूम को घटाया जाता है टू 250 cm क्यूब, 250 cm क्यूब तक जो है वो 800 से 250 पे अगर हम वॉल्यूम को ले आते हैं तो प्रेशर का जो है वो क्या बनेगा, प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो फाइंड कर लेते हैं इस तरह से कि हम रखेंगे पहले V1 कितना 800 cm क्यूब, और P1 कितना 750 mm, ओके, और V2 कितना 250 cm क्यूब, और P2 जो है वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका अरेंज कर लेते हैं, इस तरह से होगा V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, सही है। P1 कितना है 750 मल्टीप्लाई बाय 800 इज इक्वल्स टू P2 डिवाइडेड बाय 250। ठीक है, इसको यहां से सॉल्व करें, इस तरह से होगा। हम यहाँ पर P2 रखेंगे और यहाँ पर जो भी जवाब आएगा उसे हम mm में लिख देंगे। ठीक है, या आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इस तरह से ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं चार्ल्स लॉ के ऊपर और से पढ़ लेते हैं। ओके, फिर अब चार्ल्स लॉ पढ़ते हैं। In 1787, Charles proposed his law to explain the relationship between temperature and volume at constant pressure. 1787 में चार्ल्स नामी साइंटिस्ट ने, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने जो है क्या किया 1787 में अपना लॉ पेश किया जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया एक ताल्लुक टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। ठीक है, जहां प्रेशर जो था वो कांस्टेंट था। स्टेटमेंट जो है इनकी क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। ठीक है, मतलब जितना वॉल्यूम होगा उतना ही टेम्परेचर होगा। अगर ज्यादा वॉल्यूम तो ज्यादा टेम्परेचर, कम वॉल्यूम तो कम टेम्परेचर। ठीक है, ये किसके स्टेटमेंट है, ये चार्ल्स के स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, सही है। ओके, तो मैथमेटिकली किस तरह लिखा जाएगा इसको कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, दैट इज वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट रखा K। ठीक है, अब हमें क्या किसका रिलेशनशिप बताना है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का, तो K को हमने साइड किया और V अपॉन T कर दिया। ठीक है, फॉर्मूला जो है इस लॉ का न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए वो क्या होगा, V इनिशियल अपॉन T इनिशियल, V फाइनल अपॉन T फाइनल, जिसे हम लिखते हैं V1 अपॉन T1 एंड V2 अपॉन T2। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। तो पहले इस न्यूमेरिकल्स पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। तो बच्चों एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम कहते हैं, ये केल्विन स्केल के अंदर ये एक रिलेशनशिप बताई गई थी टेम्परेचर की। तो केल्विन स्केल के अंदर जो है वो 0 केल्विन जो है वो बराबर होता है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये ओके नहीं है, 0 केल्विन है, मैं इसको थोड़ा सेट करके लिख देता हूं। 0 केल्विन जो है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं हर आइडियल गैस के लिए। तमाम आइडियल गैसेस जो है वो क्या होती हैं, उनका टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन होता है। और 0 केल्विन जो है वो हमारे सेल्सियस स्केल के अंदर कितने के बराबर होता है, -273 के। ठीक है, 0 केल्विन हमारे सेल्सियस स्केल के अंदर -273 के बराबर होता है, 273 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो लॉ है जो हम पहले पढ़ा बॉयल्स लॉ और जो चार्ल्स लॉ पढ़ रहे हैं, ये आइडियल गैस लॉज है। ठीक है, आइडियल गैस लॉ का मतलब ये होता है ख्याली गैस, ख्याली कानून नहीं है। ठीक है, ये वो गैस है जो मौजूद नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपसे एक बात करता हूं कि ये गैस, ये लोग कहते हैं, चार्ल्स से कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर जो वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस का वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है 0 केल्विन। तो अगर हम उसको आइडियली देखते हैं तो सही है, लेकिन अगर हम उसे सही तरह पढ़ें
अगर उसे हम हकीकी बना के पढ़ें, रियल गैस के हिसाब से पढ़ें, तो रियल में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 0 केल्विन के ऊपर जो गैस है उसका वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के बराबर हो, क्योंकि 0 केल्विन पे मतलब -273 सेल्सियस के ऊपर तमाम गैसेस जो है वो लिक्विड बन जाती हैं, तो वो तो गैस बची नहीं, वो तो लिक्विड बन गई, तो ये लॉ जो है वो गैस के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको समझना होता है हमें कि जितने भी लॉज आप पढ़ते हैं, ये आपका बॉयस हो गया, चार्ल्स हो गया, ये जो है आइडियल गैस लॉज है, ये रियल गैस लॉ नहीं है। ठीक है, और वजह इनकी यही सिर्फ है कि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर भी गैस ही रहती हैं, लेकिन रियल गैस जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे लिक्विड बन चुकी होती है। ओके, ठीक है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है हमारे पास, वो 0 केल्विन है, और हमारे सेल्सियस स्केल के अंदर उसकी वैल्यू क्या है, -273। ओके, तो उसी हिसाब से हमारे पास जो है वो कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स आए हैं। पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है, पेज नंबर 119 पे आपको मिल जाएगा ये। तो पहले हमें कहा गया है ए के अंदर कि 100 सेल्सियस को केल्विन में आपने कन्वर्ट करना है, तो सेल्सियस को कन्वर्ट करने के लिए केल्विन में क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, यहाँ पर लिखते हैं केल्विन इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, अब क्या करना है हमें यहाँ पर 100 लिखना है, प्लस कर देना है 273, टोटल कितना आया 373 केल्विन, जो हो गया हमारा पहला सवाल। ठीक है, सेकंड में 150 सेल्सियस दिए हैं, उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह करेंगे, वही फार्मूला केल्विन इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273। ओके, केल्विन इक्वल्स टू सी, सी कितना है 150 प्लस 273, के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये आपका 373 एंड 3 423। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन है, इसमें कहा गया है कि 780 केल्विन आपको दिए जा रहे हैं, उसे आपने कन्वर्ट करना है सेल्सियस के अंदर। अब ये थोड़ा सा नया है, चेंज है, हम यहाँ सेल्सियस रखना है और केल्विन के अंदर से माइनस कर देंगे हम 273। सही है, केल्विन -273, तो हमें केल्विन कितना दिया गया है 780 दिया गया है, इसमें से माइनस करना है 273, या आप जो है वो माइनस कर दें और उसका जवाब लिखते हैं सेल्सियस के अंदर। सही है, अब नेक्स्ट हम इसका न्यूमेरिकल करते हैं, जो है हमारे पास इस फॉर्मूले के मुताबिक सॉल्व किया जाएगा। ओके, ओके, फिर न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है हमारे पास दिया गया बुक के अंदर, इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस फ्रॉम 90.5 टू 120 cm3, मतलब हमें इनिशियल वॉल्यूम भी दिया जा रहा है और फाइनल वॉल्यूम भी दिया जा रहा है, व्हाइल होल्डिंग द प्रेशर कांस्टेंट, और कहा जा रहा है प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। जब कहा जाए प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब वो चौसला ही है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में यही चीज पढ़ी है। तो व्हाट वुड बी द फाइनल टेंपरेचर, तो फाइनल टेंपरेचर हमसे पूछा जा रहा है इफ इनिशियल टेंपरेचर इज 33 सेल्सियस, इनिशियल टेंपरेचर दिया जा रहा है 33 सेल्सियस और फाइनल टेंपरेचर पूछा जा रहा है, और हमें इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दोनों गिवन है। ओके, तो डेटा ऐसा बनाते हैं, हमें V1 दिया जा रहा है 90.5 और V2 दिया जा रहा है 120, ठीक है, cm3, और T1 जो है वो गिवन है 33 सेल्सियस और T2 जो है उनको फाइंड करना है। ठीक है, तो T1 जो है वो सेल्सियस में गिवन है, तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे अपने केल्विन के अंदर। याद रखिएगा ये तमाम जो आपके बॉयस हो गया है, चार्ल्स हो गया, इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें टेंपरेचर हमेशा केल्विन में रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट टेंपरेचर की बात करते हैं सारे, रियल की जो टेंपरेचर है सेल्सियस स्केल पे ये काम नहीं करते। इनकी तमाम केसेस, इनके तमाम लॉज सिर्फ आइडियल गैस पे चलते हैं। ठीक है, आइडियल टेंपरेचर पे चलते हैं, वो है एब्सोल्यूट टेंपरेचर जो कि 0 केल्विन होता है, दैट मींस कि -273 सेल्सियस। तो इसे हम ऐड कर लेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा सर टोटल जवाब 306 केल्विन। ठीक है, तो डेटा मिल गया हमें। ओके, फिर अब जो है हम क्या करते हैं, अपना फार्मूला रखते हैं, इसमें हमें T2 फाइंड करना है, तो हम T2 को पहले रखेंगे, T2 इक्वल्स टू V2 मल्टीप्लाई बाय T1 डिवाइडेड बाय V1। ठीक है, V2 को मल्टीप्लाई करेंगे T1 के साथ और डिवाइड कर देंगे V1 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हम T2 रखते हैं, V2 की वैल्यू जो है कितनी है 120 मल्टीप्लाई बाय T1 की वैल्यू कितनी है 306 डिवाइडेड बाय 90, इसका जवाब निकालें आप। ठीक है, इसका जवाब आएगा वो सेल्सियस में आएगा, हम उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, फिर केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये था हमारा चार्ल्स था। हमने आज के लेक्चर के अंदर बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ को पढ़ा, कुछ न्यूमेरिकल्स को पढ़ा, होपफुली आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।